Okay students, welcome in today's lesson. आज हम स्टडी कर रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स. इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स. जैसे आप कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, रजिस्टर्स को आप सीरीज और पैरेलल में कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, कैपेसिटर्स को भी सीरीज और पैरेलल में कंबाइन करते हैं. वैसे ही हम सेल्स को भी कनेक्ट करते हैं. तो सेल्स की जो ग्रुपिंग है वो तीन तरह से हम करते हैं. वन इज सीरीज, सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन पैरेलल एंड सेल्स इन मिक्स्ड ग्रुपिंग. अब हम यहाँ पे ये स्टडी करेंगे कि सेल्स को पैरेलल में कब कनेक्ट करते हैं यदि हमें मैक्सिमम करंट चाहिए, और सीरीज में कब कनेक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम करंट, और पैरेलल में या ग्रुप मिक्स ग्रुपिंग में कब कनेक्ट करते हैं. तो जो पहले हम एक एक करके हम इसको स्टडी करेंगे. जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है सेल्स इन सीरीज. तो सेल्स इन सीरीज का मतलब है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक सेल है, ये सेल का पॉजिटिव प्लेट है, ये सेल की नेगेटिव प्लेट है. प्लेट का मतलब इलेक्ट्रोड है, और ये सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस है. तो मैं इसको सेल बोलता हूं. जो मैं यहाँ बॉक्स के अंदर बना रहा हूं, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा, चौथा, और ये लास्ट सेल है, nth. मैं ये कह रहा हूं कि n सेल्स कनेक्ट किए हैं आपने. और इन सभी सेल्स को आप कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं. मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, फिर नेगेटिव, नेगेटिव को दूसरे सेल के पॉजिटिव से, और दूसरे सेल के जो नेगेटिव है उसको तीसरे सेल के पॉजिटिव से. इस तरह से आप इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं. और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक आपने यहां लगाया है R. ठीक है, तो ये हमारे पास सर्किट है. अब इस सर्किट के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है, ये E जो है वो EMF ऑफ ईच सेल. हर सेल का EMF कितना है? E है. EMF का मैंने आपको बताया था कि जब सर्किट ओपन होती है तो उस टाइम जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, टर्न इनके इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको EMF कहते हैं. तो हर सेल का EMF कितना है? E है. R क्या है? हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल. N जो है वो नंबर ऑफ सेल्स हैं जो हमने कनेक्ट किए हैं सीरीज के अंदर, नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज. तो नेट इफेक्टिव, जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इफेक्टिव EMF जो होता है वो सबके EMF ऐड ऑन हो जाते हैं. E प्लस E प्लस E प्लस E कितनी बार ऐड करेंगे? N बार. तो नेट इफेक्टिव EMF कितना होगा? N इंटू E. E को हम N बार ऐड करते हैं तो N इंटू E. और ये रेजिस्टेंस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है R प्लस R ये सीरीज में है, तो इनका भी टोटल कितना हो जाएगा? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? N R प्लस R कितनी बार जोड़ेंगे? N बार. तो N R. अब ये जो NR रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, ये सीरीज में है आपस में. ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, इनको पैरेलल में नहीं सोचना है आपने, ये सीरीज में जुड़े हुए हैं. तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? R प्लस NR इस पूरी सर्किट का. अब करंट किसके बराबर होता है? इफेक्टिव EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस. इफेक्टिव EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस. इफेक्टिव EMF कितना है? NE. नेट रेजिस्टेंस कितना है? R प्लस NR. ये करंट की वैल्यू आ गई. अब केस नंबर 1 लेते हैं हम. यदि ये R की वैल्यू, इफ दिस R is very large as compared to NR, मतलब ये बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है, तो हम इसको इसमें यदि ये बहुत छोटा है तो इसको यदि ऐड करने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो R प्लस NR को हम क्या लिख सकते हैं? R ही लिख सकते हैं. इसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि बहुत छोटा है. तो फिर क्या बन गया फार्मूला हमारे पास? therefore I is equal to NE. ये इसको इग्नोर कर दिया तो क्या रह गया? R. अब दैट इज N टाइम्स करंट ड्यू टू सिंगल सेल. मतलब कितना करंट आया? जितना एक सेल ने देना है उसका n गुना करंट मिला हमारे पास, यदि R की वैल्यू बहुत ज्यादा हो. केस नंबर 2 क्या है? यदि R की वैल्यू इससे उल्टी हो, NR से बहुत कम हो, R की वैल्यू बहुत कम हो, तो मतलब हम इस R को क्या कर सकते हैं? तब इग्नोर कर सकते हैं NR के मुकाबले. तो हम R प्लस NR की जगह क्या लिख सकते हैं? सिर्फ NR लिख सकते हैं. तो हमारे पास इस फार्मूले में
इस R को इग्नोर कर देंगे तो क्या रह जाएगा, NE/NR। तो N से N कट गया, E/R, जो किसके बराबर आ गया, करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल। तो यहाँ पे हमें दो रिजल्ट मिले। पहला रिजल्ट क्या मिला कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो जो करंट की वैल्यू है वो N गुना जो करंट होगा एक सेल से, उसका N गुना होगी। और यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटा हो इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो जो करंट मिलेगा वो जस्ट जितना एक करंट एक सेल से मिलना था उतना मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो ज्यादा करंट प्राप्त करने के लिए हमें सेल्स को कैसे कनेक्ट करना है, हमें सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करना है। ये मैंने रिजल्ट लिखा, हेंस इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम करंट सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज when external resistance is very large as compared to net internal resistance। मतलब R की वैल्यू बहुत ज्यादा हो NR से, तब हमें ज्यादा करंट मिलेगा यदि हम सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास कंक्लूजन आया। अब पैरेलल में जब हम पैरेलल हुआ तब क्या होगा, तो हम सेल्स इन पैरेलल भी स्टडी कर लेते हैं। सेल्स इन पैरेलल मैं डायग्राम बनाऊंगा, बाकी हमारे पास सिमिलर यहीं से चलेगा। हमारे पास सेल्स को पैरेलल हम कनेक्ट कर रहे हैं। एक सेल, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये दूसरा सेल, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ऐसे तीसरा सेल, चौथा सेल, हमारे पास ऐसे M सेल लगा दिया हमने। जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो सबके जो पॉजिटिव एंड है वो एक ही जगह कनेक्ट होंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव एंड एक ही जगह कनेक्ट होंगे। अब इनके अक्रॉस इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया हमने, ठीक है। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, ये इनके क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस R। अब वैसे ही हम क्या लिखेंगे दोबारा, E क्या है, EMF ऑफ ईच सेल, हर सेल का EMF कितना है, E। R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। यहाँ N है, नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज। अब यहाँ पे N नहीं है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे M। नंबर ऑफ सेल्स इन पैरेलल, कितने लिए हमने, इन पैरेलल, नंबर ऑफ सेल्स इन पैरेलल M है। N की जगह हमने यहाँ पे डिफरेंट लिया, M लिया, ठीक। अब जब हम ऐसे जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं, तो जो नेट ईएमएफ आता है वो जितना एक सेल का होगा उतना ही होगा। तो टोटल इफेक्टिव ईएमएफ ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, इफेक्टिव ईएमएफ ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू E। वो किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा, वो जस्ट E के बराबर होगा। और जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना होगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने ये डिफरेंस आपने अंडरस्टैंड कर लेना। हमने कितने सेल लिए, कितनी पैरेलल में कितने लिए, M लिए। नेट इफेक्टिव ईएमएफ कितना होता है, जितना एक सेल के बराबर होता है। अब ये जो रेजिस्टेंस है R, ये आपस में पैरेलल में जुड़े हैं। देयरफॉर नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस ये किसके बराबर हो गया, R डैश इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस, कितनी बार है, 1 2, कितने बार लगाया हमने, M बार लगाया है, तो दैट इज M/R। ये 1/R M बार आएगा, M/R। तो R डैश किसके बराबर आ गया, R/M। हेंस अब ये जो टोटल रेजिस्टेंस इनका जो बना वो R/M बना, और ये R है, ये R/M और ये R आपस में सीरीज में है। हेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R प्लस R/M, ठीक है, R/M। Therefore अब करंट किसके बराबर होता है, करंट होता है नेट इफेक्टिव ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, इफेक्टिव ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। इफेक्टिव ईएमएफ कितना है,
ई, रेजिस्टेंस कितना है ये निकाला, R प्लस R अपॉन M। अब M क्या जाएगा, यहाँ एलसीएम आ जाएगा और AM ऊपर चला जाएगा, ME अपॉन M से यहाँ गुणा हो जाएगी, MR प्लस R, MR प्लस R। ये हमारे पास वैल्यू आ गई I की, दैट इज I इज इक्वल टू ME अपॉन MR प्लस R। इस फार्मूले का यूज करेंगे फिर से केस नंबर 1, जैसा हमने अभी किया था। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है, हमने मान लिया कि R जो है या MR जो है वो बहुत बड़ा है R के मुकाबले में, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस के मुकाबले में। देयरफॉर MR प्लस R को क्या लिख सकते हैं, हम सिर्फ MR ही लिख सकते हैं, ठीक है। हेंस I किसके बराबर हो गया, यहां डालेंगे, अब इसको हटाएंगे, इज इक्वल टू ME अपॉन, यहाँ MR प्लस R की जगह क्या लिखें, MR लिखेंगे, MR, M से M कट गया, दैट इज इक्वल टू E अपॉन R, जो हुआ सिर्फ करंट ड्यू टू सिंगल सेल। मतलब यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हो तो ये कॉम्बिनेशन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो करंट कितना आ रहा है, एक सिंगल सेल की वजह से जितना करंट होता है उतना आ रहा है, तो इस कॉम्बिनेशन का कोई यूज नहीं है। केस नंबर 2, if MR is very very small as compared to R, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटा हो इंटरनल रेजिस्टेंस से, या इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, देन MR प्लस R को क्या लिख सकते हैं हम, R, क्या लिख सकते हैं, इसको R लिख सकते हैं। तो फिर क्या बन गया फार्मूला हमारे पास, हेंस I इज इक्वल टू, इस फार्मूले से ME अपॉन, अब MR प्लस R की जगह क्या लिख सकते हैं हम, R लिख सकते हैं, सिर्फ R। तो ये किसके बराबर आ गया, M गुणा करंट ड्यू टू सिंगल सेल, मतलब M टाइम्स करंट मिला हमें। तो ये कॉम्बिनेशन कब यूजफुल होगा, ये कॉम्बिनेशन तब यूजफुल होगा यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो, बहुत छोटा हो इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो हमें सेल्स को कैसे कनेक्ट करना चाहिए, यदि हमें ज्यादा करंट चाहिए तो कैसे कनेक्ट करना चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना चाहिए। तो हम इसको सम अप लिख सकते हैं, हेंस सेल्स should be connected in parallel when internal resistance is very large as compared to external resistance, compared to external resistance, in order to have maximum current. In order to have maximum current. तो ये कंक्लूजन है, हमने दो तरह से बताया आपको। सीरीज में हम कब जोड़ते हैं, यदि हमें ज्यादा करंट चाहिए, यदि हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा हो, इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो, तो हम सीरीज में जोड़ते हैं। पैरेलल में कब जोड़ते हैं, यदि हमारे पास ज्यादा कौन हो, इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो एक्सटर्नल के मुकाबले में, तब हम पैरेलल में जोड़ते हैं। इसी तरह से हम इसको मिक्स्ड ग्रुपिंग को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं। इसको हम तब कनेक्ट करते हैं जब दोनों रेजिस्टेंस लगभग बराबर हों, तब हम मिक्स्ड ग्रुपिंग को करने की कोशिश करते हैं। तो इसको
जस्ट ऐसे रिमेम्बर कर सकते हैं। यदि आपसे एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाए तो हम ये पूछ सकते हैं कि यदि आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो इंटरनल रेजिस्टेंस के मुकाबले में, तो आप सेल्स से यदि आपको ज्यादा करंट चाहिए तो कैसे कनेक्ट करेंगे? तो आंसर क्या होगा? सीरीज में होगा। और यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम हो इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो सेल्स से ज्यादा करंट चाहिए तो कैसे कनेक्ट करोगे? पैरेलल में कनेक्ट करोगे। और यदि दोनों बराबर हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों की वैल्यू बराबर हो, तब हमें किस मेथड से कनेक्ट करने चाहिए सेल्स को? हमें मिक्स्ड ग्रुपिंग के मेथड से कनेक्ट करने चाहिए। तो ये हमारे पास जस्ट इसको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और यदि क्वेश्चंस को इस तरह से टेक्निकल क्वेश्चन को पूछा जाता है तो उसका आंसर किया जा सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।